सर दर्द के लिए या पेट दर्द के लिए कोसों किलोमीटर दूर सफ़र करना पड़ता है। और फिर हम अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, जहां हमारे चिनाब वैली के पसमानदा, चाहे पाडर हो, भलेसा हो, बांजवा हो, मड़वा, दचन हो या गोल गुलाबगढ़ हो, फिर उन्हें यहाँ कैसे हरासा किया जाता है, किस उम्मीद के साथ वो यहाँ आते हैं। आप सुनकर ये हैरान होंगे कि हमारे पास गायनकोलॉजिस्ट नहीं है। जो हमारी माएँ बहनें हैं उनके अमराज की डॉक्टर नहीं है, हामला होती हैं उनके, उसके लिए परेशानी होती है। इतनी तादाद है, लेकिन एक लेडी डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट नहीं हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदो में है। 5 अगस्त 2019 के बाद भी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके बाद तो एक वहाँ मेल डॉक्टर हुआ करता था, उसकी भी ट्रांसफ़र कर दी, उसकी पोस्ट ही वहाँ से ली। और अभी तक हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदो में 1.5 लाख आबादी के लिए 29 डॉक्टरों की वैकेंसियाँ हैं। आदाब। इश्तियाक मलिक भलेसवी, भलेसा के रहने वाले इश्तियाक मलिक सहाफ़त से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सिर्फ सहाफ़त से जुड़ना ही इश्तियाक मलिक की पहचान नहीं, बल्कि इनकी पहचान ये है कि उर्दू सहाफ़त में भलेसा जैसे इलाके में, दूर दराज इलाके में इन्होंने सहाफ़त को एक नई पहचान दी। पहले उड़ान में काम किया, उड़ान उर्दू अखबार से अब कश्मीर उज़्मा के लिए लिख रहे हैं। बात इनकी सहाफ़त पर भी होगी, लेकिन बात भलेसा को लेकर होगी, बात ज़िला डोडा को लेकर होगी। इश्तियाक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का जब इंटरव्यू होता है तो आप ख़ुद कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि सवाल पूछने वाले से सवाल पूछे जा रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। जहाँ तक सहाफ़त की बात है, जहाँ हमारे कई उस्ताद हैं, वहाँ बड़े भाई के तौर पर मैं आपको भी मानता हूँ और आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आप हैं, जान मोहम्मद साहब हैं, तनवीर साहब हैं, और आज की डेट में जो हमारे रियाज मलिक साहब हैं। तो आप इस पेशे से अरसा दराज से वाबस्ता हैं और दूर दराज इलाकों में काम करना ये किसी जोखम से कम नहीं है। और फिर आपने बात की भलेसा की, और भलेसा चिनाब वैली का सबसे पसमानदा और बिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है। सियासी तौर पे अगरचे ये काफ़ी फेमस रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की हम बात करें, आज के इस दौर में भी लोग जिन परेशानियों और मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, उसकी हमारे सामने कई मिसालें पड़ी हैं। इश्तियाक साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगा कि सहाफ़त करने से आपके इलाके के जो मसले और मसाइल हैं वो सिर्फ हाईलाइट नहीं हुए बल्कि हल भी हुए? क्योंकि अक्सर व बेशतर सहाफ़त में ये होता है, आप जितना मर्ज़ी उतना कागज़ काला कर लें, जब तक हुकूमत का दिल नहीं करता तब तक कुछ होता नहीं। तो आपने कुछ होते हुए देखा अपने इस सहाफ़त के इस दौर में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप और ये वसूख से कहता हूँ और मुतमईन भी हूँ कि अरसा 10 साल से जो हमने काम किया, और कहीं न कहीं उसका असर ज़मीनी सतह पे भी हमने देखा। जैसे आपने खुद कहा, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, सड़क का मसला हो, या कोई भी जो ग्रास रूट लेवल पे एक कॉमन आदमी को, एक आम आदमी को जो परेशानियाँ मुश्किलात थी। और इस सहाफ़त के शोबे से ये एक ऐसा मुतबरक पेशा है, अगर आप ईमानदारी, दियानतदारी से अपना फ़र्ज़ मनसबी निभाते हैं तो इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला जो है आपकी मेहनत को रंग उसका ज़रूर फल देता है। और वो मैं इस पेशे से मुतमईन हूँ कि हमने जो कोशिश की, काफ़ी हद तक उस पे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वक़्त की जो हुकूमत है, उन मसाइल पे उन्होंने गौर किया है। ये खुशी की बात है। आपने फ़ल की बात की, फ़ल भी मिल रहा है इससे कोई? यानी अक्सर और बेशतर लोगों के जहनों में ये ख्याल है कि शायद सहाफ़ी ठेके पर काम करते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि सहाफ़ियों को भी एक तनख्वाह मिलती है जो उनका दफ्तर उन्हें देता है। लेकिन पेरिफेरल एरियाज़ में काम करने वाले ने, दूर दराज के इलाकों में काम करने वालों की सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत ही यही है कि तनख्वाह का कोई सिलसिला नहीं। अलग अलग अखबारों के साथ आप जुड़े रहते हैं, लेकिन जुड़े रहने के बावजूद जिस तरह का काम आप लोग करते हैं उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक तनख्वाहें नहीं हैं। तो आपने अपने सफ़र में क्या देखा कि तनख्वाहें मिली
या आपको भी इन सब दुश्वारियों का सामना करना पड़ा कि एक तरफ आपने क्या कहते हैं सहाफ़त की, दूसरी तरफ कोई दुकान खोल ली, दूसरी तरफ कोई टी स्टॉल चला लिया, ताकि कम से कम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो चलती रहे? नहीं, मैंने उस फल की बात नहीं की, हमने उस फल की बात की कि लोगों को उससे कुछ फ़ायदा मिला। जहाँ तक हम अपनी बात करें, आप बखूबी जानते हैं एक ऐसा प्रोफेशन है, लोग कहते हैं पता नहीं इन्होंने ये फैक्ट्रियाँ खोली हैं, करोड़ों के मालिक हो गए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वाकिफ़ हैं हमारे अंदरून से भी और बाहर से भी कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ना हम किसी के सामने जा सकते हैं, हाथ फैला सकते हैं। जहाँ तक तनख्वाहों की बात है, 8-9 साल जिस अदारे से हम वाबस्ता रहे, तो मुझे लगता है साल में 2 या 3 महीने हमें तनख्वाह देते थे। और आज की डेट में भी एक बहुत बड़ा, एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, ये जो क्राइसिस आए कोविड-19 का, और वैसे भी फाइनेंशियल जो क्राइसिस इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहे हैं, इस वक्त जम्मू में हमारा एक बहुत बड़ा एक बार उर्दू और अंग्रेज़ी एडिशन जो है वो बंद हुआ है, जिसके साथ हम आज वाबस्ता हैं। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। तो हमारे प्रोफेशन में जितने भी हमारे चाहे सीनियर साथी हैं या हम हैं या हमारे बाद जो माली बहरान का बहुत सामना करना पड़ता है। और ये दुकान का जहाँ तक आपने कहा, तो अगर आपने इस प्रोफेशन को एक खिदमत खलक के हिसाब से चलाना है तो आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, जहां आपको दिन में लोगों के मसले भी सुनने हैं और अपना कारोबार भी 100 रुपये 200 रुपये जो भी आएगा तो अपनी इनकम, घर का खर्चा भी, वरना घर वाले भी फिर घर में आने नहीं देते हैं। जो हमने 10 साल में देखा, कई बार हमें डांट का सामना, क्योंकि हमने जब अपना एक जो प्रोफेशन चुन लिया था, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइम, जो माली बहरान का सामना हमें करना पड़ा, तो वो अल्लाह ही बेहतर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हम वसूख से कहते हैं कि कोई कभी ये नहीं कह सकता है कि भाई इसने इसके नाम पे मेरे साथ ये किया वो किया, जिस तरह का आज हमें सुनने को मिलता है। लेकिन माली बहरान का बहुत मुश्किलात, माली बहरान का बहुत हमें सामना करना पड़ा और पड़ रहा है। दूसरा इश्तियाक साहब, एक और चीज़ है, सहाफ़ियों से उम्मीद और तवक्का सबको ये रहती है कि सहाफ़ी एक झोला लटकाए हुए होना चाहिए, अच्छी पैंट नहीं पहन सकता, अच्छी शर्ट नहीं पहन सकता, एक लंबी गाड़ी नहीं ख़रीद सकता। अच्छा, अगर उसका रहन सहन, अगर उसके ज़िंदगी जीने के साधन बढ़ते हैं तो लोग फ़ौरन कहना शुरू करते हैं कि ये तो चोरियां ही कर रहा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यानी वो कन्विंस्ड हैं कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपका गरीब होना ज़रूरी है, अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपका गरीब होने के साथ साथ में जो ज़रूरतें ज़िंदगी है वो बिल्कुल आपके पास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तब जाके लोग जो हैं आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपको बड़ा अच्छा सहाफ़ी भी कहेंगे और आपके कसीदे भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ज़रूरियात ज़िंदगी, जैसे आपने कहा दुकानदारी है या कोई किसी और तरीके से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा जो समाज है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोग उसके लिबास से या उसकी गाड़ी से आदमी को निशाना बनाते हैं, जबकि मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। फिर जब हम पब्लिक मसाइल, जब हम अवामी मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, वहाँ हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम पे वो गुजरी, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हों या पॉलिटिसाइज भी, कई बार हमारे मसले हुए, हमें पॉलिटिकली भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और न सिर्फ मुझे, हमारे जितने भी, मैं कहूँगा हमारे सीनियर साथी हैं या आज की डेट में आप जैसे जो हमारे सीनियर भाई काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकली जो दबाव रहता है हम पर, जो मैंने भी अपने 10 साल के अरसे में देखा, बहुत बड़ा दबाव। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किन परेशानियों का सामना, किस तरह से हमें डिप्रेस किया जाता है, दबाव डाला जाता है। लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि इन परेशानियों से का सामना करने के बावजूद लोग आप पे उंगली उठाते हैं कि इसने अच्छा लिबास है, इसके पास गाड़ी है, जबकि लोग खुश होने चाहिए थे। क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक हमारा ऐसा मुतबरक पेशा है, अगर आप इसको हकीकी मानों में खिदमत खलक आप वाकई करना चाहते हैं तो सहाफ़त जो है ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो अपने गिरबान में झांकने से पहले सबसे पहले दूसरे पे उंगली करते हैं, जिसकी में मतलब जो कि अफसोस होता है। लेकिन अपनी जगह खुशी महसूस होती है कि अभी भी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको कदर है हमारे प्रोफेशन की, कि भाई इनको किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है। लेकिन अक्सरियत अब ये हो चुकी है कि बस अपने गिरबान में झांकने से पहले दूसरे पे उंगली उठाना आसान होती है, जो कि एक बहुत बदकिस्मती की बात है। इश्तियाक साहब, आपके भलेसा के ऊपर आऊँगा।
एक ऐसा इलाका जिस इलाके से रियासत के चीफ मिनिस्टर आए, जिस इलाके से इस वक्त राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं ग़ुलाम नबी आज़ाद। मुझे ये बताइएगा कि सेहत का जो मामला है, हेल्थ के जो इदारे हैं वहाँ पर, उनकी सूरत हाल क्या है? क्या चकाचौंध है? क्या कमाल के हेल्थ के इदारे हैं भलेसा के, या दिक्कत और परेशानी का सामना है? जहाँ तक हेल्थ सिस्टम की बात है तो तिब्बी निज़ाम जो है हमारे इलाके का ओवरऑल, बल्कि चिनाब वैली की अगर हम बात करें, वो शुरू से ही खुद बीमार रहा है। मतलब हमारे एक आम आदमी को किन मुश्किलात का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, एक सर दर्द के लिए या पेट दर्द के लिए कोसों किलोमीटर दूर सफ़र करना पड़ता है। और फिर हम अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, जहां हमारे चिनाब वैली के पसमानदा, चाहे पाडर हो, भलेसा हो, बांजवा हो, मड़वा, दचन हो या गोल गुलाबगढ़ हो, फिर उन्हें यहाँ कैसे हरासा किया जाता है, किस उम्मीद के साथ वो यहाँ आते हैं। जहाँ तक ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब की बात है, बेशक वो चिनाब वैली से ताल्लुक़ और भलेसा से उनका ताल्लुक़ है। बहसीत वज़ीर आला उन्होंने न सिर्फ हेल्थ सेक्टर बल्कि हर सेक्टर में को मजबूत करने की काफ़ी कोशिश की। और बहसीत मरकज़ी वज़ीर सेहत उन्होंने चिनाब वैली की आवाम को की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का क़याम उनके दौर में आया। हमारे भलेसा में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल का क़याम लाया। मुझे अभी भी याद है उस वक़्त जब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि चिनाब वैली की ये सबसे पहली ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जहाँ लिफ्ट का इंतज़ाम है, जहाँ उस वक़्त डोडा में ब्लड बैंक नहीं होता था, ICU नहीं होता था, और उसका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन रखा था कि मयाद जो रखी थी कि काम 2017 में उसको फंक्शनल बनाना था। लेकिन बदकिस्मती की बात है 8 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वो हैंड ओवर और टेक ओवर नहीं हुआ। एक स्ट्रक्चर बना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये मैं गुंदो की बात करूँगा, ट्रॉमा हॉस्पिटल गुंदो की बात। और अभी भी 1.5 लाख आबादी के लिए जो हमारे पास सब ज़िला अस्पताल गुंदो है, आप सुनकर ये हैरान होंगे कि हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। जो हमारी माएँ बहनें हैं उनके अमराज की डॉक्टर नहीं है, हामला होती हैं, उनके उसके लिए परेशानी होती है। परेशानी नहीं है। मतलब अब कुदरती बात है, इतनी तादाद है, लेकिन एक लेडी डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदो में है। 5 अगस्त 2019 के बाद भी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके बाद तो एक वहाँ मेल डॉक्टर हुआ करता था, उसकी भी ट्रांसफ़र कर दी, उसकी पोस्ट ही वहाँ से ली। और अभी तक हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदो में 1.5 लाख आबादी के लिए 29 डॉक्टरों की वैकेंसियाँ हैं, जिसमें आर्थोपेडिक्स हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं और सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, मतलब जो वैकेंट पड़ी हैं पोस्टें। ये डॉक्टर जाना क्यों नहीं चाहते गंदोह में? गंदोह से मुझे लगता है भलेसा से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग डॉक्टर बन के जम्मू में प्रैक्टिस कर रहे हैं। भद्रवाह से हैं, किश्तवाड़ से हैं, डोडा से हैं, और सब कहते हैं हमें अपनी मिट्टी से बड़ी मोहब्बत है। तो ये जिनको मिट्टी से मोहब्बत है, ये वापस क्यों नहीं जाना चाहते, अपने इलाके में खिदमत क्यों नहीं करना चाहते? ये भी एक अफसोस की बात है। मेरे एक भाई हैं, अभी इस वक्त मेरे साथ हैं। पिछले दिनों जो नीट का जो रिज़ल्ट आया, तो हमारे भलेसा के भी बच्चों ने जो है उसमें 2-4 लोग जो सिलेक्ट हुए, और एक हमारी डॉक्टर थी, अपनी रिश्तेदार ही थी, तो उन्होंने गोल्ड मेडल उनको मिला सौरा से। जब उनको लोगों ने मुबारकबाद दी तो एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी खुशी की बात है जब भी इन रूरल एरियाज़ से कोई नीट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी क्वालिफाई करते हैं, तो लोगों को एक खुशी रहती है और एक तांता बांधा रहता है काफ़ी हफ्तों तक उनको मुबारकबाद। लेकिन जब वो अपने प्रोफेशन में आते हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या हमारे केस ऑफिसर हों, तो वो माइग्रेशन करते हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि चिनाब वैली में आज की डेट में भलेसा के सबसे ज़्यादा केस ऑफिसर हैं। एक वक्त होता था भद्रवाह था, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे इसमें है, 50 से ज़्यादा हमारे भलेसा के केस ऑफिसर हैं। और डॉक्टर तो 100 के करीब हैं, और उसमें से 20 के करीब ऐसे होंगे जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, हमारी माएँ बहनें हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी सिलेक्शन के फ़ौरन बाद वो एक इन रूरल एरियाज़ में एक ये रिवाज बन जाता है कि हमने शहरों में रहना है, अपने बच्चों को वहाँ तालीम देनी है। इस वजह से मैं न सिर्फ भलेसा की बात करूँ, जबकि चिनाब वैली के जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वो अगर पीछे रहे, तो मैं ये सिर्फ ये नहीं कहना चाहूँगा कि इसके लिए सियासतदान ज़िम्मेदार है, बल्कि इसके लिए हमारे माशरे के वो ऑफिसर ज़िम्मेदार हैं
जो या तो जब नौकरी करने से पहले वो वहाँ रहते हैं या रिटायरमेंट के बाद वो अपने इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन तब तक जो है वक्त बहुत दूर गया होता है। लेकिन मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद भी वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको डीडीसी के इंतखाबात लड़ने होते हैं या कोई असेंबली का इंतखाब लड़ना होता है। वर्कर आपको समझते हैं जी, वर्कर हमारे तैयार हैं, हमें पूरी ज़िंदगी उस इलाके से बाहर रहना है, और जब हम बन जाएँ, हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद जाकर हम इलाके में जाएंगे, और बस उस वक्त भी सिर्फ अपने इंतखाबात लड़ने के लिए या किसी और मकसद से गांव में आते हैं। क्या कोई खुलूस दिल के साथ गांव में वापस आता है कि अस्पताल खड़ा करूंगा यहाँ पर, बड़ा बेहतरीन स्कूल बनाऊंगा यहाँ पर? नहीं, ये अब एक आम सी बात हो गई है। न सिर्फ डीडीसी है बीडीसी, बल्कि हमारे तो कुछ ऐसे ऑफिसरान या जो भी जो 50 साल या 40 साल ज़िंदगी गाँव से दूर शहर में बसर करते हैं, फिर सरपंच के इलेक्शन के लिए भी हमारे सामने कई मिसालें हैं। जहाँ तक खुलूस की बात है, मैं फ्रैंकली कहूँगा कि अगर जिसमें खुलूस होगा वो अपने आबाई इलाके को नहीं भूलेगा। दौरान सर्विस अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये क्यों माइग्रेशन करते हैं भलेसा से, ये क्यों मरमत से, देसा से, भागवा से। एक पार्ट ऑफ सर्विस होता है। कहीं कोई भी मतलब जब उसकी पोस्टिंग होती है वो कहीं भी लद्दाख, करगिल या कश्मीर वैली या जम्मू रीजन जो है, कहीं भी उसको तो नौकरी करना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ड्यूरिंग सर्विस आप तो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कम से कम अपने जो आपका आबाई इलाका है, आबाई घर है, आबाई गांव है, आपका जो वहाँ सोसाइटी है, उसके साथ तो सलाम दुआ हाय हेलो करने तो कम से कम आना पड़ता है। लेकिन बहुत कम ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हमारे सामने कई मिसालें हैं, या हमारे जो गुजरे हैं भलेस से, चिनाब वैली के दूर दराज इलाकों से, जो उस दौर में जिनके पास बहुत कम वसाइल हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उस वक़्त अपने इलाकों को निहाला। उनके पास कौन सी सड़कें थी, कौन सी गाड़ियाँ थी उस वक़्त, बगैर न उनके पास बिजली होती थी, रोशनी का कोई इंतज़ाम, लेकिन वो पढ़ते थे। लेकिन जब वो पढ़े, उसमें से मैं 2-4 लोगों का नाम ले लूँगा। उसमें हमारे मरहूम प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान खान साहब हुआ करते थे, जो भलीसा के एक दूर दराज इलाका स्वारा में रहते थे। मरहूम गुलाम रसूल आज़ाद साहब हुआ करते थे, जो उस दौर में मतलब जहां हम तस्वर भी नहीं करते हैं कि आज से 40 साल पहले वो किन मुश्किलात का सामना, और वो लंदन में वो उन्होंने पढ़ा है। हमारे दीनानाथ बहाल जी हुआ करते थे, जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू रहे हैं, जो भलेसा के दूर दराज, अगर आप आज भी भलेसा आएंगे सर, तो एक दूर दराज पहाड़ी नज़र आएगी कुकोहता के नाम से। दीनानाथ बहाल जी वहाँ रहा करते थे, और वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू रहे हैं। चौधरी नूर मोहम्मद साहब हुआ करते थे, वहाँ मलक, आज भी रोड नहीं वहाँ जाता है, वो 1962 में यहाँ MLC रहे हैं। तो कहने का ऐसी बात है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने एक तो भाईचारे पे फोकस, और ये भी मैं यहाँ कहूँगा कि हमारा भलेसा, बल्कि पूरे लेकिन चिनाब वैली में अगर अमन का गहवारा या हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो भलेसा में है। लेकिन उसके लिए मैं जो क्रेडिट देता हूँ वो अपने बुज़ुर्गों को देता हूँ। अगर हम पर आएगी या हमारे जो हमसे पहले, तो मुझे नहीं लगता हमारा समाज जो इस वक्त बहुत बिखरा हुआ है, बस नफसी का आलम है। मैं मेरे बच्चे ठीक होने चाहिए, मेरा घर ठीक होना चाहिए, बस एक सोसाइटी मतलब महदूद दायरा हो गया है, जो कि देखकर एक अफसोस होता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था। जो असर रसूख वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ऑफिसर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो केस ऑफिसरान हैं, KPS हैं, उनको अपने इलाकों का कम से कम, और एक अगर एक चेन बनेगा, तो मैं कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप उतना काम नहीं कर सकती जितना एडमिनिस्ट्रेटिव में लेकर एक ऑफिसर, एक विंग, एक चेन काम कर सकता है। लेकिन वही होता है कि सुनाए कौन और सुने कौन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना इश्तियाक मलिक भलेसवी। आपने साफ तौर पे 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक तो उर्दू सहाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं इश्तियाक, और जहन भी बिल्कुल खुला हुआ, और तमाम चीज़ों की जानकारी भी इनके पास पूरी है, और अपने इलाके को लेकर यूँ कहिए कि नब्ज़ इनको अपने इलाके की पूरी पता है। मगर एक बात साफ़ तौर पर इन्होंने ये कही कि हम जिन इलाकों से निकल कर आते हैं, हमको वो इलाके भूल जाते हैं, हमको इन इलाकों के अस्पताल भूल जाते हैं, वहाँ के स्कूल, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के मोहल्ले, वहाँ की सड़कें, हमको सब कुछ भूलता है। और सबसे अफसोसनाक बात ये कि जब इन्हीं गाँव से निकलकर शहर में डॉक्टर, KS, IAS और अलग अलग पोजीशंस पर लोग बैठे होते हैं, अफसोस तब होता है जब इस इलाके का कोई गरीब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है और आप उसको अपनी कुर्सी से झिड़क देते हैं। साफ़ तौर पे आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा उस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा इस कुर्सी से ताल्लुक़ वास्ता है। लेकिन जब ये कुर्सी आपसे छूट जाती है, फिर दोबारा उन्हीं लोगों के पाँव पकड़ने के लिए, दोबारा से उन्हीं लोगों से मिन्नत समाजत करने के लिए कि मुझे वोट दीजिए, आप वापस चले जाते हैं। अगर मैं और आप अपने इलाके की कदर उस वक्त करें जब हम ताकत में हैं,
तो यकीन मानिए कि हमारे गांव गांव नहीं शहर हो जाएंगे। और इश्तियाक मलिक जैसे सहाफ़ी जिन्होंने उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखा है, और ज़िंदा ही नहीं रखा है बल्कि उर्दू सहाफ़त का जीती जागती मिसाल हैं, इनका हाथ, इनको मजबूत करने का काम मुझे और आपको भी करना चाहिए, ताकि इश्तियाक अपनी सहाफ़त करते रहें और भलेसा के जो मसाइल हैं उन मसाइल को उजागर करते रहें। दीजिए इजाज़त, आदाब।